दिल्ली में मंत्री कैलाश गहलोत फहराएंगे तिरंगा, ये जानकारी मिल रही है। एलजी ने कैलाश गहलोत को नॉमिनेट किया है तिरंगा फहराने के लिए। दिल्ली सरकार ने भेजा था आतिशी का नाम, लेकिन अब एलजी की तरफ से कैलाश गहलोत को नॉमिनेट किया गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी की तरफ से बयान भी दिया गया, लेकिन दिल्ली सरकार ने आतिशी का नाम भेजा, उसके बावजूद एलजी ने कैलाश गहलोत को नॉमिनेट किया है। वो 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे दिल्ली में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए। जितेंद्र, लेकिन नियमों के मुताबिक भी मुश्किल था आतिशी का तिरंगा फहराना, यानी उन्हें नॉमिनेट नहीं किया जा सकता था, ऐसा बताया जा रहा है। क्या इसी वजह से एलजी की तरफ से कैलाश गहलोत को नॉमिनेट किया गया? बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि उनको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो दिल्ली सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो मंत्री हैं गोपाल राय, इनकी तरफ से ये निर्देश जारी किए गए थे और कहा गया था डिपार्टमेंट को कि उनकी मुख्यमंत्री से हुई है, इच्छा जागी है कि उनकी अनुपस्थिति में आतिशी दंड फहराएं। और इस पर जवाब जो है जी डिपार्टमेंट का आया, उन्होंने कहा कि आपका जो भी मुख्यमंत्री से वो जो प्रिजन एक्ट है 2018, उसका जो नियम 588 है, यानी कि 588, वो कहता है कि उसमें वो व्यक्तिगत बातें तो बोल सकते हैं लेकिन कोई निर्देश नहीं दे सकते। तो ऐसे निर्देश जो व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उस निर्देश को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। अब देखिए उसके कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर आती है कि जो एलजी हैं उनकी तरफ से दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत, जिनके पास फिलहाल होम डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का और महिला विकास मंत्रालय, साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, अब उनका नाम नॉमिनेट किया गया है कि वो 15 अगस्त को दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहरा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो राज्य के कार्यक्रम होते हैं ऐसे ध्वजारोहण के, उसमें जो चुनी हुई सरकार होती है उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वही झंडा फहराते हैं। तो आमतौर पर मुख्यमंत्री का अख्तियार होता है, लेकिन जब मंत्री बाहर नहीं है, फिलहाल जेल के अंदर है, तो ऐसे में संशय सी बात को लेकर था कि कौन फहराएगा। तो दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री जो हैं वो चाहते थे कि आतिशी फहराए, लेकिन एलजी ने यहाँ पर साफ किया है कि अब कैलाश गहलोत 15 अगस्त को दिल्ली सरकार की ओर से ध्वजारोहण करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी क्या कह रही हैं। देखिए, जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है। चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जिसे पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब से तानाशाही की बू आती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को फिलहाल राहत नहीं मिली। दोनों नेता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल और के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दोनों नेताओं की हिरासत बढ़ा दी। तो वहीं जमानत पर रिहा आप सांसद संजय सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। आम आदमी पार्टी के दोनों ही नेता इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर है। वहीं केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, साथ ही जमानत की मांग की है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। जूनियर डॉक्टर की मौत की सीबीआई जांच की तैयारी है।
कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में सियासत भी हो रही है। ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? जो सवाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने उठाया वही सवाल बीजेपी ममता बनर्जी से पूछ रही है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल के इस्तीफा देने के 24 घंटे के भीतर प्रिंसिपल के दूसरे कॉलेज में तुरंत नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार के अपराधियों को संरक्षण देने का चेहरा एक बार फिर सामने आया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच को लेकर किंतु परंतु इसलिए किया क्योंकि वो इस केस में कुछ लोगों को बचाना चाहती थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाते दिखे। उन्होंने भी कहा कि ममता सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है। कानून व्यवस्था की हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। सर, आपको लगता है सरकार सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम नहीं है, सिर्फ नहीं, ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं। और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों की एक और चैट इस बीच सामने आई है। इस वायरल चैट में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर बात हो रही है। चैट में प्रोटेस्ट को रोकने वालों के नाम बताने का भी दावा किया गया है। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। कोलकाता की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में ऑडियो और 2 व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद एक और चैट वायरल हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक डॉक्टर कहता है कि भाई कैंपस में क्या चल रहा है, कुछ बता, ऐसे चलेगा तो कैंपस में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि सबको बताया गया है, जो भी मुंह खोलेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। फिर कहा जाता है कि एकदम यही बताया गया है। फिर एक और डॉक्टर कहता है कि बोलो ये क्या हो रहा है, आरजीकर अस्पताल में चीजें खराब हो रही हैं। इस चैट में कहा गया कि जो लोग प्रोटेस्ट रोकने की धमकी दे रहे हैं, मुझे पता है वो कौन लोग हैं, पूरा ऑर्थो डिपार्टमेंट, खासकर 3rd ईयर वाले। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम हत्याकांड की जांच के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंची है। व्हाट्सएप चैट के वायरल होने के बाद 4 जूनियर डॉक्टरों को पुलिस ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा अस्पताल के HOD, मेल फीमेल नर्स, ग्रुप D स्टाफ को भी समन भेजा गया है। और इस बीच आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर राजा धर का बड़ा बयान सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरे घाव के कई निशान हैं। डॉक्टर धर का कहना है सिर्फ एक आदमी नहीं पहुंचा सकता इतनी चोटें। ये भी डॉक्टर धर का बयान सामने आया। अभी पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। वारदात में 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं, ये भी आशंका डॉक्टर धर की तरफ से जताई गई है। आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर की रेप और मर्डर केस में कहीं ऐसे सनसनीखेज सामने आ रहा है जिसको लेके मीडिया में स्पेकुलेशन हो रहा है, जिसको लेके हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर राजा धौर हैं जो इनके ये जो रिपोर्ट आया है इनके बारे में बातचीत करेंगे हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आया है, क्या लगता है ये रिपोर्ट से आपको, क्या ये कहीं पे गैंगरेप का घटना है? देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आया है, बट मैं और मेरे ख्याल से किसी को फाइनल रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं है। तो एक हाथ से लिखा हुआ रिपोर्ट मेरे पास आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे दर्शक लोगों ने भी देखा होगा। द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज हैं ऊपर से नीचे तक। और एक एडिशनल रिपोर्ट आया है जिसमें बोला गया है कि पेल्विस में भी एक फ्रैक्चर है। अब ये सारी रिपोर्ट्स अनसब्सटैंशिएटेड हैं, इसका अभी तक पूरी तरह कोई ठोस सबूत के साथ ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है। मगर हम लोग ये जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके बेसिस पे जाएं तो लगता है कि ये कितना भी शक्तिशाली हो मगर एक आदमी के लिए या पूरी तरह करना बहुत मुश्किल है। लगता है कि 1 से 2 या 3 लोग होने की संभावना है। ये भी सही है कि कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, मगर जो हमारा अभी तक अभियुक्त है, जो कि लड़का अभी तक पकड़ा गया है, जो कि सिविक वॉलंटियर है, उसको देख के नहीं लगता है कि उसको इतना शक्ति होगा कि ये फ्रैक्चर्स, आँख में ब्लीडिंग, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग, सारे बॉडी में खरोच, पैर में चोट, ये सारी चीज़ें एक बंदा कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, ये नहीं लगता है। तो लगता है जो असॉल्ट हुआ है वो तो ज़रूर 1 से ज़्यादा लोगों का होने की संभावना है,
मेरी मेडिकल एक्सपीरियंस अगर मैं यूज़ करूं, और ये हाइपोथेसिस है, इट्स नॉट प्रूवन, आई फील दैट देयर इज लाइकली टू बी 2 और मोर पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक तो है असॉल्ट, कि ये जो तोड़फोड़ हुई, जो चोटें पहुंची, ये एक पोर्शन है। द सेकेंड पार्ट इज द रेप, द थर्ड पार्ट इज द मर्डर। तो ये जो चोटें आई हैं, ये जो मौत हुई है, जो जितने मल्टीपल इंजरीज हैं, आपको ये भी समझना है, दिस इज अ वेल बिल्ट लेडी। सो ये मेरी चेस्ट फ्रेटर्निटी की है, मैं रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, मेरे फ्रेटर्निटी की है, मैंने अपने आप देखा है इस लड़की को, हमारे यहाँ पढ़ने आई है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई नो द गर्ल, शी इज़ वेल बिल्ट, शी शुड बी एबल टू डिफेंड हर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की शक्ति इस लड़की में होना चाहिए। तो वो भी आप समझ लो कि अगर एक से ज़्यादा बंदा नहीं हुआ तो उनके लिए इस लड़की को ओवरपावर करके इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाना, रेप करना और उसके बाद उनकी हत्या कर देना शायद मुश्किल हो। वक्फ बिल पर जेपीसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। जानकारी है कि वक्फ बिल पर जेपीसी के चेयरमैन बने जगदम्बिका पाल। वक्फ बिल पर 31 सदस्यों की जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे। ये कमेटी अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्निथला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने केंद्र सरकार के वक्फ बिल पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि केंद्र सरकार का मंसूबा ठीक नहीं है। रमेश चेन्निथला का कहना है कि हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में नॉन हिंदू नहीं होते, तो वक्फ में नए बिल के तहत नॉन माइनॉरिटी क्यों है? वक्फ किसी का दूसरा का भी नहीं है। वक्फ में नॉन मुस्लिम को भी लगाने का काम अभी इस बिल पे है, इसलिए हमने इसको विरोध किया है। अब जानते हैं कि हिंदू मंदिरों में भी ट्रस्ट होते हैं, तो उसमें नॉन हिंदू को नहीं लेते हैं। देश भर में जो भी हिंदू संस्था है, जो मंदिर है, अन्य संस्था हैं, उधर नॉन हिंदू को नहीं लगाते हैं। वक्फ कानून संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने गुरुवार 8 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया। इससे पहले लोकसभा में इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। इस बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके और आरएसपी ने विरोध किया था। और वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार वक्फ की जमीन पर 21 नए मदरसों का निर्माण करने जा रही है। अल्पसंख्यक समाज के लिए विकास की ओर हमने जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज नीतीश कुमार की अगुवाई में हर समाज का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। उन्होंने कहा कि नए मदरसे में छात्रों की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी और नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही बिहार सरकार वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे की भी जांच करवाएगी। मदरसा बहुत जगह बन गए हैं, बहुत जगह अभी भी काम, 10 जगह काम लगा हुआ है और फिर अभी तत्काल में पास करने जा रहा हूँ। नेता के जनाब नीतीश कुमार के निर्देशन पर भी पास होने जा रहा है। बिहार में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 6 से 7 हजार एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत अरबों में है। जमा खान ने बताया कि विभाग ने तय किया है कि बिहार में वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीन है उसका पूरा सर्वे कराया जाएगा और फिर उस जमीन की जांच कराई जाएगी। अगर जांच में विभाग को लगेगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर माफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है या फिर जमीन अवैध तरीके से बेची गई है तो उसकी पूरी जाँच होगी। और आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई तो जेपीसी गठन, जातिगत जनगणना और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों से मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ पार्टी के सभी महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों ने कई अहम मुद्दों पर रणनीति बनाई। इस बैठक में हिंडनबर्ग के आरोपों पर जेपीसी की मांग को जरूरी बताया गया तो केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग भी कांग्रेस की तरफ से की गई। इसके अलावा कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ और आरक्षण की रक्षा जैसे नारों से पार्टी को काफी फायदा मिला।
लिहाजा पार्टी आलाकमान ने इस मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 3 मुद्दों को लेकर जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन है। इस साल के आखिर में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन चारों राज्यों के लिए कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है। लुटेरों ने बिहार की सुशासन व्यवस्था को एक बार फिर चुनौती दी है। आरा के बालू घाट पर 6 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के हाथ में बंदूकें हैं, लाठी है। लूट के लिए किसी की जान लेने पर ये आमादा दिख रहे हैं। लूट की ये तस्वीरें आरा के बालू घाट की बताई जा रही हैं। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देख सकते हैं कि लुटेरों ने पहले तो जमकर तोड़फोड़ की और बंदूक की नोक पर एक नहीं बल्कि देखिए 2 संदूकें उठा ली। इसके बाद भी वो इस कमरे में मौजूद शख्स को धमकाते रहे। देखिए इसी बीच एक हथियारबंद लुटेरे ने लगातार एक के बाद एक 2 फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ये शख्स देखिए कितना सहम गया। जान बची तो लाखों पाए। देखिए किस तरह बैग उठाकर उन्होंने खुद ही लुटेरों के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि कंप्यूटर और प्रिंटर को भी लुटेरे उठा ले गए। इस वारदात को अंजाम देने से पहले लुटेरों ने 2 लोगों को गोली मार दी थी। दोनों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। ये दोनों बालूघाट पर गाड़ी लोडिंग का काम करते हैं। इसी दौरान 6 हथियारबंद अपराधी आ धमके और विरोध किया तो गोली चला दी। उसके बाद ये लोग बालूघाट पर बने कमरे में घुस गए और फायरिंग करते हुए लूटपाट करने लगे। कमरे में रह रहे उसके एक दोस्त को भी गोली मार दी। दोनों फिलहाल खतरे से बाहर बताए जाते हैं। पंजाब में मोहाली के खरड़ में यूपी और बिहार के मजदूरों के लिए जारी फरमान को आखिरकार बदलना पड़ा है। जंडपुर गांव में नौजवान सभा ने माना है कि उनसे गलती हुई है। TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह मोहाली के खरड़ के जंडपुर गांव में एक फरमान जारी किया गया था। प्रवासी मजदूरों के लिए नियम बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल जो यहां पर नियम लगाकर एक बोर्ड बनाया गया था उसको चेंज कर दिया गया है। हालांकि नौजवान सभा का कहना है कि उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और अब यहाँ पर जहाँ पहले प्रवासी लिखा होता था वहाँ पर अब पंजाबी में किराएदार लिखा गया है। जो प्रवासी है वही किराएदार हैं, पिंड के लोग तो किराएदार नहीं है थे। जो पिंड के लोग है वो तो जिम्मेवारी समझते हैं भी। तो आप मानते हैं गलती हुई थी, उसको सुधारा गया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप मानते हैं गलती हुई, सुधार लिया? लिखने से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, कई बार नहीं पता लगता बंदे को काली से। तो नौजवान सभा के भूपेंद्र सिंह है जो कह रहे हैं कि लिखने में गलती हुई होगी, किराएदार शब्द लगाया गया है और गांव के भी जो लोग नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके लिए भी नियमों में बदलाव जरूरी है, ये बात कही जा रही है। और नौजवान सभा ने जो नियम यहाँ पर गांव वालों के लिए बनाए थे, जो पोस्टर लगाए थे, उनको फिलहाल बदल दिया गया है। और शिमला में 4 लेन पर निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से फिलहाल टनल का काम बंद करना पड़ा है। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें भयावह हैं। तस्वीरें शिमला के ढली की हैं। जहां पर टनल का निर्माण किया जा रहा था, खुदाई के लिए तैयारियां चल रही थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई मशीनें टनल के मुहाने पर लाई गई थी। इसी दौरान निर्माणाधीन टनल के मुहाने पर भारी भूस्खलन हुआ। आपको बता दें कि NHIA ने पहाड़ी के स्टेबलाइजेशन का काम किया था, जहां 400 मीटर लंबी टनल की खुदाई का काम शुरू होना था, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद टनल का मुहाना भरभरा कर गिर गया। भूस्खलन सोमवार की शाम को हुआ, जिसकी तस्वीरें आज सामने आई हैं। इस हादसे की भनक लगते ही लोग हट गए थे। मजदूरों और मशीनरी को हटा लिया गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बारिश को भूस्खलन की वजह बताया जा रहा है। बड़ी मात्रा में टनल की मुहाने पर मलबा गिरने से ढली जंक्शन के पास NH को भी खतरा हो गया है। और अब आपको बेंगलुरु से तस्वीरें दिखाते हैं। बेंगलुरु में एक वॉल्वो बस ने कोहराम मचा दिया। बेकाबू रफ्तार बस ने बाइक सवार समेत 5 गाड़ियों को रौंद दिया। हादसे का वीडियो दिल दहला देने वाला है। सड़क पर बेकाबू वॉल्वो बस। इस बस के सामने जो भी बाइक या कार आई उसे रौंद दिया।
तस्वीरें बेंगलुरु के हेबल फ्लाईओवर की है। बीएमटीसी की वोल्वो बस अचानक अनकंट्रोल हो गई। बस ने कई बाइक और कारों को टक्कर मारी। हादसे में 2 बाइक सवारों को चोट आई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे बस चालक ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर आगे बढ़ता रहा। इस दौरान कई और वाहन उसकी चपेट में आते चले गए। बस एक कार के आड़े आने पर ही बस रुकी। आशंका जताई जा रही है कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ। बस में लगे सीसीटीवी में ही ये पूरा हादसा कैप्चर हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बस का ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, मगर बस की ब्रेक नहीं लग पाई। हेबल फ्लाईओवर के पास इस ड्राइवर का वोल्वो बस से कंट्रोल छूट गया। बस सड़क पर चलती गई और एक के बाद एक कई गाड़ियों से टकरा गई। सबसे पहले बस ड्राइवर ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर आगे बढ़ता रहा। इस दौरान उसने कई और गाड़ियों को शिकार बनाया। आखिर में बस एक कार के सामने आकर ठहर गई। कार में सवार यात्री बाल-बाल बच गए। पुलिस अब इस हादसे की जांच कर रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने आज सुनवाई करते हुए केस को बंद करने का फैसला सुनाया। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामला 2022 में तब शुरू हुआ था जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उसके तत्कालीन उपाध्यक्ष जयेश लेले ने पतंजलि के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की थी। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बेंच ने पतंजलि के उन विज्ञापनों को बंद करने के आश्वासन को दर्ज किया जिन्हें भ्रामक माना गया था। पतंजलि के सह संस्थापक बाबा रामदेव ने 1.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दोहराया कि उन्होंने अपने उत्पादों के बारे में कोई भ्रामक बयान नहीं दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मामला शुरू किया था। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के केस को बंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान आया है। चुनाव में बहन के खिलाफ पत्नी को उतारना गलती और राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए। एनसीपी के संसदीय बोर्ड का ये फैसला गलत था, अजित पवार ने स्वीकार किया। यात्रा में एक जगह रहे तो रक्षाबंधन पर सुप्रिया से मिलेंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के राजकोट में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए बैंड ना ताले मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह, राजकोट की तस्वीर। मंच पर ही मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं गुजरात के, साथ ही बीजेपी के तमाम और नेता। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है गुजरात के राजकोट से। ओ हीर